कक्षा 7 गणित अभ्यास 9A और 9B ये बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड पर आधारित है। ये गुणनखंड आपने सीखा है। 3 प्रकार के गुणनखंड कई प्रकार के होते हैं, 3 आपके पाठ्यक्रम में है। एक, जब कोई एक कामन हो, उभयनिष्ठ हो या सर्वनिष्ठ हो वह, और जब हमारा कामन या उभयनिष्ठ सर्वनिष्ठ वाला पद द्विपदीय हो, ऐसे बीजीय व्यंजकों का हम लोग गुणनखंड कैसे करते हैं। और तीसरे प्रकार में है समूह बनाकर गुणनखंड। तो उन्हीं पर आधारित ये दोनों एक्सरसाइज है। पहले एक्सरसाइज 9A का पहला है, इसमें हम लोगों को उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखना है। पहले में 3 हैं, इन तीनों में क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड है ये लिखना है। तो उसके लिए हम इनको गुणनखंड रूप में लिख देते हैं। जैसे ये पहले वाले को हल करें, अगर 7xy को गुणनखंड रूप में लिखें, अखंडनीय गुणनखंड, तो ये है। इसी तरह अगर इसको लिखेंगे 35 x घात 2 y घात 2, ये होगा 35 के लिए 5 गुणे 7, x घात 2 है तो x गुणे x, y घात 2 है तो y गुणे y। अब इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है हम लोग आसानी से देख सकते हैं। दोनों में जो मिले उभयनिष्ठ, ये 7 दोनों में है, ये x दोनों में है, एक y दोनों में है, ये 7xy, यही केवल उभयनिष्ठ। अब जैसे इसमें हमें देखना है तो 4m घात 2 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे m गुणे m। 6m घात 2 को लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे m गुणे m। 8m घात 3 को लिखें तो 2 दूना 4 दूना 8, m गुणे m गुणे m। तो देखिए ये 1 2 कामन है सब में, तीनों पदों में। ये उभयनिष्ठ हो गया 2, उभयनिष्ठ ना कहें अब की सर्वनिष्ठ कहें, 3 3 है। तो ये हो गया 2, फिर ये m और ये m। 1 2 कामन है, 2 बार m कामन, ये हो गया 2 m घात 2। इसी तरह से आप थर्ड पार्ट को भी कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, व्यंजक 7pq धन 8qr धन 3qs का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। इनमें क्या कामन है यही लिखना है। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ सर्वनिष्ठ इन्होंने एक जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है। 3 पदों में 4 पदों में भी कामन हो तो भी इन्होंने उभयनिष्ठ शब्द का प्रयोग किया। उभयनिष्ठ सर्वनिष्ठ कामन 3 शब्द का प्रयोग। तो ये 7pq धन 8qr धन 3qs एकदम साफ साफ दिखता है कि अचर में कोई भी कामन नहीं। ये 7 है, इसे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये तो 3 है, ये तो कोई कामन नहीं, केवल इसमें q कामन है। तो इसका उभयनिष्ठ हो जाएगा q। q ही एक ऐसा है जो तीनों पदों में। इसी तरह व्यंजक b 6a ऋण b धन 2c 6a ऋण b के पदों का उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो आपकी देखिए 2 पद हैं, यदि धन से अलगाव होगा तो इन दोनों में ही एक कोष्ठक 6a ऋण b इधर भी है, पहले वाले में भी
6 ऋण बी दूसरे में भी, तो इसका उभयनिष्ठ, इसका कामन, ये पूरा कोष्ठक वाला पद हो गया 6a ऋण बी, ये टर्म कामन। इसी तरह से चौथा है, लिखा है निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। अब गुणनखंड करना है, अभी तक केवल हमें कामन देखना था, उस कामन को लिख लेना था। अब गुणनखंड करना है, या तो कामन लेकर के गुणनखंड होगा, या फिर पहले समूह बनाइए, समूह बनाकर तब कामन लेकर गुणनखंड हो। जैसे पहला है चौथे का 5x घात 2 ऋण 25xy। तो यदि आप ऐसे ही कामन देख लेते हैं तो अच्छा है, अन्यथा गुणनखंड रूप में लिख दें। 5 गुणे x गुणे x ऋण, ये हो गया 5 गुणे 5 गुणे x गुणे y। तो देखिए इन दोनों में ही ये 5 उभयनिष्ठ है कामन। इसी तरह से ये x, ये उभयनिष्ठ, ये x इस पहले वाले में तो है लेकिन यहां नहीं है, इसलिए उभयनिष्ठ नहीं। वह y वहां दूसरे वाले में है लेकिन पहले वाले में नहीं है, इसलिए उभयनिष्ठ नहीं। तो केवल इतना ही उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ को बाहर कर दे तो पहले वाले से ये 5 और x उभयनिष्ठ हो गया, ये बच गया x ऋण, ये 5 उभयनिष्ठ हुआ, ये 5 और ये y, यही इसका गुणनखंड। इसी तरह से जैसे तीसरा भाग है 36 a घात 2b ऋण 60 a घात 2bc। अब इसे हम लोग गुणनखंड रूप में लिखें। 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36, 36 का a गुणे a गुणे b ऋण 60 का। 2 दूना 4 तिया 12 25 60। a घात 2 a गुणे b गुणे c। तो देखिए ये 2 दोनों में है, ये 2 दोनों में है, ये 3 दोनों में है, ये 3 यहां है पुनः वहां नहीं, 5 वहां है लेकिन यहां नहीं, ये a दोनों में है, ये a दोनों पदों में है, ये b दोनों पदों में। तो क्या कामन हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे a गुणे a गुणे b। यहां से ये कामन चला गया, बच गया 3 ऋण, यहां से बच गया 5 c। 2 दूना 4 तिया 12 a घात 2b कोष्ठक में 3 ऋण 5 c। यही इसका गुणनखंड हो। तो इस प्रकार आप चौथे के शेष भाग को भी कर सकते हैं। इसी तरह से पांचवा पांचवें में भी गुणनखंड ही करना है। ये लिखा है पहला x कोष्ठक में x ऋण 2 धन 3 कोष्ठक में x ऋण 2। तो ये द्विपदीय बीजीय व्यंजक है। ये हो गया x गुणे x ऋण 2 3 गुणे x ऋण 2। तो अब की ये पूरा कोष्ठक कामन है x ऋण 2, इसे कामन ले लें। यहां पहले पद से बच गया x धन दूसरे से बच गया 3। तो ये इसका गुणनखंड। दूसरा 7 a ऋण 4 धन 7 4 ऋण 1। देखिए इसमें द्विपदीय व्यंजक
ये जैसे इसमें द्विपदीय पूरा कॉमन था, ऐसे इसमें भी द्विपदीय कॉमन है, लेकिन ये विपरीत है। एक में ए ऋण 4 है, एक में 4 ऋण ए। तो इसको हम लोग ऐसे मान करके करते हैं, जैसे ए ऋण 4 को P मान लें। तो जब ए ऋण 4 को P मानेंगे, आपको गुणा करके बताया गया था कि अगर सभी पदों में ऋण 1 से गुणा कर दें तो ये बन जाता है 4 ऋण ए। ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ये ऋण ए हो जाएगा, ये ऋण 4 का ऋण 1 से गुणा करेंगे तो धन 4। तो पहले धन 4 लिख दिया गया, तब ऋण ए, और इसमें भी ऋण से गुणा कर दे तो ये। या ऐसे भी आप जाने करिए, अगर ए धन 5p, ए ऋण 5p है तो 5 ऋण ए ऋण p। तो अब ये जब मान लिखा जाएगा 7 ए ऋण 4 धन 7 4 ऋण ए बराबर 7 ए ऋण 4 की जगह पर p धन 7 इस 4 ऋण ए की जगह पर हो गया ऋण p। तो अब ये हो गया 7p धन और ऋण का गुणा ऋण। तो ये 7p ऋण 7p ये तो शून्य हो गया। 7p ऋण 7p जितना धन में है उतना ही ऋण में है, इसलिए ये शून्य हो गया बराबर से। इसी तरह से एक जैसे ये इसका 5वां भाग लिखा, ए ऋण 5 इसका 5वां भाग, ए ऋण 5 धन 9 5 ऋण ए। तो इसको इसी तरह से अगर हम मान के करें, अगर ए ऋण 5 को P मान ले तो 5 ऋण ए बराबर हो जाता है ऋण P। ए ऋण 5 धन 9 5 ऋण ए बराबर ए ऋण 5 की जगह P धन 9 5 ऋण ए की जगह पर ऋण P। ये हो गया AP धन और ऋण का गुणा ऋण 9p। अब दोनों में P कॉमन है, ए ऋण 9। P जो माने थे वो वाली वैल्यू लिख दे, किसकी जगह माने थे, ए ऋण 5। ये हो गया ए ऋण 5 ए ऋण 9। हमने आपको बताया था कि ये मान करके ना करें, अगर ऐसे ही हम लोग गुणनखंड करें संक्षिप्त तरीके से तो भी कर सकते। कैसे कर सकते हैं ये देख लें कि ये विपरीत प्रकार का है। एक ए ऋण 5 है, एक 5 ऋण ए। तो ये जो पहले प्रकार का है इसे हम लोग कॉमन ले लेते। कॉमन लेने के बाद पहले वाले से जो बच गया ए वो लिख देंगे, लेकिन दूसरे वाले से जो बचा है उसको विपरीत चिन्ह के साथ लिखेंगे। ये धन 9 बचा है तो धन 9 नहीं लिखेंगे, ऋण 9 लिखेंगे। अगर यहाँ ऋण 9 बचा होता तो धन 9 लिखते, तो धन 9 के स्थान पर ऋण 9। ये संक्षिप्त तरीका है। तो इस प्रकार ये गुणनखंड आपको करने हैं। तो शेष भाग भी ऐसे ही है 5वां के, इनको भी आप कर लीजिएगा। इसी तरह से अगर एक्सरसाइज 9b को आप देखिए तो 9b का पहला निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, जबकि व्यंजकों के प्रत्येक पद में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। बता दिया है कि एक गुणनखंड उभयनिष्ठ है, आपको गुणनखंड करना है। एक्सरसाइज 9b पहला, x y ऋण z धन 4 y ऋण z। तो देखिए पूरा द्विपद y ऋण z ये कॉमन है दोनों, तो y ऋण z कॉमन ले लें। पहले से बच गया x धन, दूसरे से 4।
यही इसका गुणनखंड होगा। सब भाग ऐसे ही है। जैसे तीसरा है y a घात 2 धन x ऋण a घात 2 धन x। तो देखिए ये a घात 2 धन x कॉमन है। यहां हमें एक काम करना पड़ेगा। अभी इसे अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा ये स्पष्ट नहीं होगा। तो किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसे हम लोग गुणे 1 करके भी लिख सकते हैं। तो अब ये द्विपद कॉमन हो गया a घाते 2 धन x। अब दूसरे कोष्ठक में जो बच गया उसे लिखना है, तो यहां से बचा y ऋण, ये कॉमन होने के बाद बचाएगा। इस तरह से इसका गुणनखंड। इसके भी 2 भाग आप कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। फिर गुणनखंड ही है, लेकिन ये समूह बनाकर गुणनखंड। जैसे पहला भाग है x घात 3 धन 2 x घात 2 धन 5 x धन 10। तो हम ऐसे ऐसे पदों का समूह बनाते हैं जिनमें कुछ उभयनिष्ठ हो। तो यहां देखिए पहले दूसरे को ले लें तो भी उभयनिष्ठ है, पहले तीसरे को ले लें, दूसरे चौथे को ले लें। तो ऐसे ही हम लोग ले लें पहले और दूसरे को एक साथ, इनका समूह हो गया और एक समूह इनका हो गया 5x धन 10। तो इसमें देखिए x घात 2 कॉमन हो जाएगा, यहां से बच जाएगा x धन, यहां से बच गया 2। इसमें 5 कॉमन होगा, आप 10 को लिख सकते 2 गुणे 5, तब दिखेगा कि 5 कॉमन है, 5x और यहां से बच गया x धन 2। अब पुनः एक बार देखिए यहाँ 2 पद हैं, ये द्विपदीय बीजीय व्यंजक है, द्विपदीय बीजीय व्यंजक, इस धन के पहले धन के बाद। तो इन दोनों में ये जो द्विपद है x धन 2 ये कॉमन है, इसे कॉमन ले लें तो यहां से बच गया x घात 2 धन यहां से 5, ये इसका गुणनखंड। तो इस प्रकार हमें इसमें यह समूह बनाने वाले में देखना रहता है कि किसको किसको एक समूह में रखा जाए जिनमें उभयनिष्ठ मिल जाए। अब जैसे ये तीसरा भाग है, ax घात 2 धन cx घात 2 धन ay घात 2 ऋण by घात 2 ऋण bx घात 2 धन cy घात 2। अब की कुल 6 पद हैं, तो 3 को एक समूह में रखा जाए और ऐसे 3 को एक में रखा जाए जिनमें कुछ उभयनिष्ठ हो। तो देखिए ये x घात 2 का पद है, ये x घात 2 का पद है, ये x के घात 2, इनको एक साथ लिख दें, एक समूह बना दें तो इनमें उभयनिष्ठ मिल जाए। ऋण bx घात और ये y घात 2 y घात 2 y घात 2 वालों का एक समूह बनाने पर यही जो है उभयनिष्ठ हो जाए। तो अब इन तीनों ही पदों में x घात 2 उभयनिष्ठ हो गया, बाहर कर दिया a धन c ऋण b। इसमें y घात 2 उभयनिष्ठ हो गया a ऋण b धन c। अब फिर से एक बार देखिए ये कोष्ठक कॉमन है, क्रम बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। धन a धन c ऋण b, धन a धन c ऋण b, ये पूरा कॉमन हो गया। a धन c ऋण b, पहले पद से बच गया x घात 2 धन दूसरे पद से बच गया y। इस प्रकार से समूह बना करके गुणनखंड किया जाता है।
और ऐसे ही प्रश्न नंबर 3 भी है, उसे भी आप कर लेंगे। प्रश्न नंबर 4, उस समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल b⁴ धन ab बटे 2 है। समकोण त्रिभुज की भुजाएं, सही रूप से इस प्रश्न को इस तरह लिखना चाहिए था कि समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं ज्ञात की। तो देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल b⁴ धन ab पूरे का बटा 2। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस बटे 2 को 1/2 पहले ही कर दें, इसके साथ इनको इस तरह लिख दें, दोनों एक ही बात। 1 का गुणा इसमें हो जाए तो b⁴ धन ab और बटे में आ जाएगा। अब देखिए, इन दोनों ही पदों में b कॉमन है, b कॉमन है, यहां से बच जाएगा b धन a। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं गुणा रूप, चाहे b धन a चाहे a धन। और उधर हमने सीखा है कि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल या किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, लिखते हैं 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, या कहते हैं 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो अब अगर इस सूत्र से इसकी तुलना करें तो 1/2 के स्थान पर 1/2 आधार हो जाएगा b, ऊंचाई हो जाएगा b धन a। या आप इसका क्रम बदल दोगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसे b धन a लिख दे, वहां b लिख दे। तो चाहे कहो कि आधार b है, ऊंचाई b धन a, चाहे कहो आधार b धन a है, ऊंचाई b, यानी समकोण बनाने वाली जो दोनों भुजाएं होंगी, ये आधार और ये ऊंचाई, ये दोनों भुजाएं हो जाएंगी। भुजाओं का मतलब इसमें 3 भुजाएं हैं, लेकिन इनके पूछने का आशय है यही समकोण बनाने वाली भुजाएं, कर्ण को नहीं। कर्ण भी आप निकालना चाहेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते, अन्यथा इसकी दोनों भुजाओं में एक हो गया b और दूसरा हो गया b धन a चाहे a। ये 2 भुजाएं हो गई समकोण त्रिभुज की, तुलना करके कंपैरिजन करके जान सकते हैं।